हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। बेसिकली आज दो आर्टिकल्स ही मैंने लिए हैं, चूँकि आर्टिकल्स बहुत लंबे थे और उन दोनों को पढ़ने का मेरे पास अभी टाइम नहीं था। तो आई विल ट्राई कि दो आर्टिकल जो बचे हुए हैं मैं उनको शाम तक कवर कर सकूँ। तो चलिए अभी देखते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है एक्सपोर्ट्स आर दी आंसर। एक बहुत ही वाइब्रेंट डिबेट जो है अभी हमारे इंडिया में चल रही है। इवन इंडिया में ही क्या, बहुत सी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें भी ये डिबेट चल रही है कि आखिर क्या पेस होगा कोविड-19 से रिकवरी का, और जो एक परमानेंट डैमेज हो रहा है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, और वहीं क्या नेचर होना चाहिए पॉलिसी का जिससे कि चीज़ों को रिस्पॉन्स किया जा सके। लेकिन लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिबेट जो है अभी हमारे ऊपर आने वाली है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ होगी जो हमारे इंडिया को या फिर जो बाकी की एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी ग्रोथ को वापस से आगे बढ़ाएगी। आई मीन पोस्ट कोविड एरा उसको आगे बढ़ाएगी। अभी बात करते हैं जो एक कोविड है, ये एक तरह से क्या कर सकता है, जो भी एक्सपोर्ट पेसिमिज्म है उसको प्रिवेल कर सकता है। एज जो ग्लोबल पोटेंशियल ग्रोथ है वो डैमेज हो रही है और जो प्रोटेक्शनिस्ट की एक पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं और बढ़ रही है। अगर हम बात करें इंडिया के केस की, तो यहाँ पे ये जानने वाली या फिर ये सोचने वाली बात है कि वापस से जो हमारी पहले एक ग्रोथ हुआ करती थी 7% की, उस ग्रोथ तक जाने के लिए आखिर हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यही अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हम रिफॉर्म्स को लेके आएँ जो कि एक तरह से टॉटोलॉजिकल हों। अब टॉटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का फॉर्मूला होता है या फिर असर्शन होता है जिससे कि हम पता कर सकें कि जो भी एक हम पॉसिबल इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है जी। इंस्टेड मतलब इसके जगह हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि जो भी हम रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं, रिफॉर्म्स जो होंगे उनकी जो चॉइस होगी, जो सीक्वेंसेस होंगे वो डिपेंड करेंगे किस पे? जो भी हमारे फिलॉसफी इंडिया की जो ग्रोथ है उस पर बहुत ही क्रिटिकली डिपेंड होंगे। और यहाँ पे अरविंद पनागरिया, इन्होंने एक बहुत ही क्रूशल कंट्रीब्यूशन लिखा है, मतलब बताया है। उनकी एक नई बुक आई है, इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी। ठीक है जी। ये बुक है जहाँ पे इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली रिकन्स्ट्रक्ट किया है कि हमें कौन सा पाथ जो है अपनाना चाहिए हायर ग्रोथ के लिए। चलिए आगे देखते हैं फिर अब क्या है। ये ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडिया का साइज़ है वो बहुत ही एक फर्टाइल ग्राउंड है हमारे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन हमने ये सब चीज़ें पहले भी देखी हुई हैं और हमें पता है कि हम कहाँ पे जाके ख़त्म हुए, हमने चीज़ें कहाँ पे जाके रोकी हैं, हमें अच्छे से पता है इन सब चीज़ों के बारे में। और ये जो बुक है इसमें काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं कि हम इंडिया को कैसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और एक तरह से ये भी चीज़ें कही गई हैं जो हमारा एक नेसेसिटी है कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को इंडिया का प्रॉस्पेक्ट बता रहे हैं, बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट और अंडर स्कोर है। हमें साथ ही साथ ये देखना चाहिए क्या कोई भी जो इमर्जिंग मार्केट है वो अभी तक 7 to 8% की ग्रोथ जो है सस्टेन नहीं कर पाई है, खासकर इसमें बहुत ही कम टाइम में, जिसको रिलाई किया गया है एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट के ट्विन में, जिसको हम CMC ट्विन भी कहते हैं। ठीक है जी। मतलब जो इस पर रिलाई ना होकर भी जिसने 7 to 8% ग्रोथ करी है, ऐसी शायद ही कोई इमर्जिंग मार्केट हो हमारे इंडिया के अलावा। अब इस केस को आगे बढ़ाते के साथ ही साथ जो हमारा एक पहला क्लिनिकली डिसमेंटल है, जिससे कि हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पेसिमिस हुआ है, वो है जो भी हमारी ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म और ऑटोमेशन की चीज़ें हैं उनको बहुत ही ग्रो मिला है। एक जो ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है करीब जो अभी तक करीब $18 ट्रिलियन तक रहा था 2017 में, जो कि हमारे इंडिया के GDP से लगभग 6 टाइम ज़्यादा था। और उस टाइम पे हमारे इंडिया की जो एक वो थी एक्सपोर्ट शेयर था वो केवल 1.7% था। वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का शेयर था लगभग 12.8%। बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको। इसलिए अगर जो ग्लोबल मार्केट है अगर वो श्रिंक भी होती है करीब $15 ट्रिलियन से, जैसा कि बताया जा रहा है, तो इंडिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट को डबल कर सकती है। और ये कैसे डबल कर सकती है? वो अपना ग्लोबल मार्केट में जो शेयर है उसको सिर्फ अगर 4% से भी कर देना, तो इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट है ग्लोबल लेवल पे उसको डबल कर लेगा। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब हम उन चैलेंजेस की बात करते हैं जो हमें ऑटोमेशन से मिलने वाले हैं। क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं? काफ़ी सारे जो लेबर इंटेंसिव टास्क हैं, ठीक है जी, वो अभी भी हमारे ऑटोमेशन में फ़ीजिबल नहीं है। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एडिडास का। एडिडास क्या करता है, उसके पास अगर 360 मिलियन पेयर्स ऑफ शूज़ चाहिए होंगे तो वो केवल ऑटोमेटेड फैक्ट्री से केवल 1 मिलियन शूज़ की ही मैन्युफैक्चरिंग करता है।
तो ये भी कुछ आपको दिखेंगे कि ये चैलेंजेस जो हैं अभी आ रहे हैं। और कुछ चीज़ों को ना हम काफ़ी बार भूल जाते हैं, कुछ केसेस हैं उनको भूल जाते हैं कि जो भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर की, वो अभी तक हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं हुई है। मतलब हमारे यहाँ जो भी लेबर इंटेंसिव वर्क्स होते हैं वो अभी भी बहुत अच्छे से होते हैं। इनफैक्ट अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो ये जो है अभी बहुत ही फॉर्चुनस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्यों, क्योंकि अभी आगे बात करते हैं। जो चाइना का रियल वेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, इस वजह से जो वर्क फोर्स है वो भी श्रिंक हो रहा है, और जो उसके रिलेशन है हमारे यूएस से वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं, ना कि साइक्लिकल। ठीक है जी, स्ट्रक्चर और साइक्लिकल में डिफरेंस ये है। स्ट्रक्चर मतलब चाइना बेसिकली अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें कर रहा है, और साइक्लिकल मतलब होता था क्या था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का एक बैलेंस रहता था। इस तरह से ये इंडिया के लिए बहुत ही एक तरह से बहुत ही अच्छा चांस है कि वो इंटीग्रेट हो सकता है, कि एशियन सप्लाई चेन जो है उसमें खुद को इंटीग्रेट करे। और कैसे इंटीग्रेट करेगा, वो कर सकता है कि मल्टीनेशनल जो भी कंपनीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करे, जो कि अभी तक चाइना के रीजन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रही थी। अब क्या चीज़ें हैं जिसको हम लेस अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो कि बुक में बहुत ही क्रूशली लिंक किया गया है, जो अरविंद पांड्या की बुक है उन्हें बहुत ही क्रूशली लिंक किया गया है। और वो ये है कि जो भी हमारा इंडोजिनस प्रेशर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे, वो जो क्या है वो करेगा, एग्जर्ट करेगा एक तरह से हमारे इंडिया का फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ये एक एस्टिमेट क्या करता है कि ऑलमोस्ट जो 60% है हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स, वो एम्प्लॉयड है उस फर्म्स में जहाँ पे 5 या फिर उससे कम वर्कर्स हैं। और करीब जो 75 फर्म्स हैं उनमें लगभग 50 या फिर 50 से कम वर्कर्स हैं। आप देख रहे हो कितना कम है। तो अब जाहिर सी बात है, चीज़ें इतनी कम हैं तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी काफ़ी कम होगी, और जब प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एट दी एंड होगा क्या, जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनकी वेज भी वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम ही रहेगी। अब वही बात करी गई है जो एक स्मॉल फर्म्स है, वहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कैसे एग्जांपल दिया गया है आपका अपैरल एंड फुटवेयर इंडस्ट्री में, वो बताता है क्या कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इन एरियाज़ में बहुत ही पोटेंशियल है इंडिया का इन चीज़ों में, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको बूस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर कह सकते हो आप उसको ना ग्रैब नहीं कर पा रहा है। जो बुक है बहुत ही ड्रामेटिकली इलस्ट्रेट करती है, जो कि बेस्ड थी पहले हसन एंड जैंडॉक्स की 2005 वर्क पे, जिसमें कहा गया था क्या कि जो 92% वर्कर हैं हमारे अपैरल सेक्टर में, वो करीब उन फैक्ट्रीज़ में या फिर उन फर्म्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे लेस देन 50 वर्कर्स हैं। वहीं इसे कॉन्ट्रास्ट में क्या है, करीब 57% जो चाइना का अपैरल वर्कफोर्स है, वहाँ की जो फर्म्स है वो एम्प्लॉय करती हैं लगभग 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का। अब क्या आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब एक तरफ तो 20 लोग काम करते हैं और एक तरफ जहाँ 200 लोग काम करते हैं, कितना ह्यूज डिफरेंस है। क्या इस चीज़ में आपको लगता है इंडिया और चाइना कोई कम्पीट है, मतलब कोई भी इन दोनों का कॉम्पिटिशन टाइप का ऐसा आप कह सकते हो? तो यही बात कही गई है, क्या ऐसे इंडिया कम्पीट कर सकता है चाइना के ग्लोबल मार्केट प्लेस से? अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा सरप्राइज़ करने वाली बात क्या है कि जो भी हमारे अपैरल अपॉर्चुनिटी थी वो हमसे पास क्यों हो गई, क्यों चली गई। आगे बढ़ते के साथ साथ ही हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा फोकस है एक्सपोर्ट पे तो होना चाहिए, लेकिन वो इंडिजिनली होना चाहिए किस पे, कि जो भी हमारी फर्म्स हैं उनको ग्रो करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनके साइज़ को आगे बढ़ाओ। और जब फर्म्स आगे बढ़ेंगी तो उनमें जाहिर सी बात है उनका पूरा काम अच्छा होगा, पूरी साइकिल जो होगी इनकी एनुअली वो अच्छी होगी, और एट दी एंड प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं जाके फिर लेबर्स का जो एक वेज है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और उनकी जो भी लिवलीहुड है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। अब कुछ चीज़ों को श्योर होने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो भी एक्सपोर्ट जनरेट होता है, मतलब जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसको जनरेट करना भी हमारे लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि जो इंडिया का 2002 से लेकर 2010 तक का जो ग्रोथ था वो बूम इसलिए हुआ था क्योंकि हमने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। करीब ये 18% तक का ग्रो कर गया था केवल 8 सालों में ही, और ये जो था एक तरह से ट्वाइस था हमारे हेडलाइन जीडीपी का जो उस टाइम रेट था उससे करीब ये ट्वाइस था। और ये एरा कौन सा था, हाइपर ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन अब क्या है, जो इंडिया को है इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो एक हमारा मार्केट शेयर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे और ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे कि चाइना का भी हमने एग्जांपल लिया, उसमें 200 वर्कर्स हैं, यहाँ पे केवल 2 वर्कर हैं, सॉरी 20 वर्कर हैं, तो कितना डिफरेंस है, इससे हमें बहुत ही ग्रो करना है।
जो भी हमारा एक पैकेज है जिससे कि हम मेज़र्स करेंगे चीज़ों को, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को कि हमें कैसे मेज़र करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। हमें बेसिकली करना क्या होगा, हमें बेसिकली करना ये होगा कि हमें जो भी हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट ट्रैप है उसको अवॉइड करना होगा, और साथ ही साथ हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा एक इम्पोर्ट टैरिफ जो कि इक्विवेलेंट हो किसके, हमारे एक्सपोर्ट टैक्स के, जिसको नाम दिया गया है क्या, फेम्ड लर्नर सिमेट्री थ्योरम। मतलब जितना आपका एक्सपोर्ट टैक्स है उतना ही आप इम्पोर्ट टैरिफ भी दो, ऐसा ही कुछ कहा गया है। और साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो रुपी है उसको मार्केट में कॉम्पिटिटिव ही रखना है। जैसे कि अभी रुपी की वैल्यू बहुत घटती जा रही है, तो उसको मार्केट में कॉम्पिटिटिव ही रखना है। और साथ ही साथ हमें बूस्ट करना है अपनी FTA को, मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को और ट्रेड फैसिलिटेशन को। और हमें कुछ बहुत से ऑटोनॉमस एम्प्लॉयमेंट जोन्स भी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होंगे वो लेस डिस्टॉर्टेड होंगे। वहीं अगर हम फैक्टर मार्केट रिफॉर्म की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है मीडियम टर्म के लिए। जो भी हमने बात करी एक ऑटोनॉमस एम्प्लॉयमेंट जोन की, उसकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही प्रैग्मेटिक होनी चाहिए आने वाले कुछ टाइम में, जिससे कि होगा क्या, जो भी अपॉर्चुनिटी है चाइना से खासकर जो है, चाइना में खासकर जो है, उनको एक नैरो विंडो प्रोवाइड करेगा, और जो जितनी भी मोस्ट प्रैग्मेटिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं आएंगी। फाइनली कुछ चीज़ों को देखते हुए जो भी बुक के लिंक हैं वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं। कुछ आगे बढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक्सपोर्ट को जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को ऐसे करना है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं उनको क्रिएट किया जा सके, और वो एक तरह से पावरफुल मैग्नेट के जैसे काम करे, जिससे कि होगा क्या, जो भी हमारा लेबर है जो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं अभी तक लगा हुआ है, वो उस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में अट्रैक्ट हो, एक मैग्नेट जैसे ऐसा काम करे कि उन लेबर्स को अपनी तरफ खींचें। आगे बात की जाती है करीब 2030 तक जो एग्रीकल्चर है वो करीब हमारे GDP में करीब 10% से भी कम का कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन ये करीब 35 to 45% वर्कफोर्स को अभी तक एम्प्लॉय करेगा। मतलब कितना ज़्यादा दिक्कतें होंगी आप समझो, 35 से 45% तक के वर्कफोर्स जो यहाँ पे लगा रहेगा, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा GDP में वो है लेस देन 10%। वहीं अगर हम देखें जो पर कैपिटा इनकम होगी हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विस के बीच में, वो केवल वाइडन ही होगी। अगर अब हम एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, तो इसको देखना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ आप क्रिएट करो कि जो भी आपके एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और भी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको आप इंडस्ट्री में लेके आओ या फिर सर्विस सेक्टर में लेके आओ, जिससे कि उनको एक हायर वेजेस का भी लालच मिले और वो एग्रीकल्चर को छोड़ के इन सब चीज़ों में आएँ। आगे बात करते हैं अब मेजर जो हमारा कंसर्न इकोनॉमिक्स का, वो हमेशा से वो इस बात की बात करते हैं कि जो हमारा लास्ट वॉर था उससे हम कैसे आगे फाइट करें। अब हम आगे देखते हैं जो कोविड-19 है उसने एक्सीलरेट करा है कुछ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन को, और फोकस किया है एक तरह से लो एंड पे। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट जो है वो एक तरह से बहुत ही बुरी कंडीशन में है, एक तरह से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है। क्या ऐसा है या नहीं, ऐसी बात करी गई है। हमें इन चीज़ों से फाइट करने के लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब वहीं बात करी गई है आगे, जो कोविड है वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन को ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन हाँ इन सब के बावजूद भी जो एक बेसिक टेनेंट है उसको तो ये ऑल्टर नहीं कर पाएगा, जो कि एक तरह से क्या है, एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे कंपैरेटिव एडवांटेजेस को। बूस्ट करना चाहिए प्रोडक्टिविटी को, और किसके थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेने हैं हमें, और इम्प्रूव करना है किसको, हमारे एलोकेटिव एफिशिएंसीज़ को, जो एक तरह से की है कि हम अपने पोटेंशियल ग्रोथ को बूस्ट कर सकेंगे और काफ़ी सारे प्रोडक्टिव जॉब्स को क्रिएट कर सकेंगे। हाँ जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अभी जिसको आप तुरंत लाओ और तुरंत ख़त्म कर दो, मतलब क्विक फिक्सेस तो कहीं भी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेके रिफॉर्म्स लेने होंगे, पॉलिसीज़ बनानी होंगी, तभी जाके चीज़ें एक प्रॉपर मैनर में ग्रो कर पाएंगी। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल हमने ख़त्म कर लिया है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ते हैं और वो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा। तो ये जो आर्टिकल है ये है राइटिंग ऑन वाटर के ऊपर है। इसमें कहा गया है क्या, सेंटर और स्टेट को उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ कर, मतलब कुछ चीज़ों को सीज़ करना चाहिए और साथ में आना चाहिए, जिससे कि वाटर गवर्नेंस को एक अच्छी सी चीज़ें मिल सकें। अब आगे देखते हैं कि कुछ चीज़ें अभी निकल के आई हैं। मतलब एक जो बिल है वो पास हुआ है हमारे, मतलब एक बिल जो है वो काफ़ी टाइम से लगा हुआ था कि हमें उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाए, लेकिन अभी इनमें से क्या हुआ है, दो जो हैं वो पार्लियामेंट जो पास हो चुके हैं लोकसभा से, और अभी तक लिस्टेड थे कि राज्यसभा उनको क्लियरिंग दे तो पास हो। तो ये जो क्लियरिंग है वो मिल चुकी है उनको मानसून सेशन में। और जो ये दो थे कौन से आपके लॉ, ये थे द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 और दूसरा था डैम सेफ्टी बिल 2019।
जो एक तरह से का शॉर्ट एंड ड्यूरेशन या फिर एक्सटेंशन सीज़न था, ये इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाया, जो भी इन बिल में थी इनको डिस्कस नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें पास हो चुकी थी। एक जो बहुत ही कॉमन इशू था इन सारे मतलब इन बिल्स में, जो कि ये था कि हमें ऐसे कौन से वेज़ लेके आने चाहिए जिसमें कि सेंटर जो है स्टेट के साथ काम कर सके और उन चीज़ों के साथ डील कर सके, मतलब उन चैलेंजेस के साथ डील कर सके जो कि अभी एमर्ज होके आ रही हैं इंटर स्टेट वाटर गवर्नेंस के बीच में। अभी जो एक लेटेस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब जो CSS है, जल जीवन मिशन, JMM के नाम से लिखा हुआ है, वो भी एक तरह से बहुत ही मैसिव फाइनेंसेस को ले रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइनेंसेस देने पड़ रहे हैं जिससे कि हम अचीव कर सके यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ़ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। हालांकि ये जो पूरा डोमेन है वाटर का, ये स्टेट के अंदर आता है। JMM जो है एक तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे स्टेट्स को एक ब्रॉड आना चाहिए, सेंटर स्टेट के साथ आके काम करना चाहिए, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन भी हो और साथ ही साथ एक फेडरल वाटर गवर्नेंस इकोसिस्टम को भी तैयार करना चाहिए। जो ये 2 बिल हैं जो कि पार्लियामेंट के कंसिडरेशन के लिए पड़े हुए थे अभी तक काफ़ी टाइम से, इनका भी ये भी किससे रिलेटेड थे, इशू से, कौन से इशू से, इंटर स्टेट एक्सटर्नैलिटी से। जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 है, वो सीक करता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को, और किसके थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए, हमें सेट करना चाहिए एक परमानेंट ट्रिब्यूनल जिसमें सपोर्ट होना चाहिए डिलिबरेटिव मैकेनिज़्म का, और जो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का भी। जो डैम सेफ्टी बिल 2019 है, वो एम करती है, उसका एम ये है कि बेसिकली उसको डील करना है, जो भी इंडिया के जो एजिंग डैम है उनमें कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं उनके साथ उसको डील करना है। और इसमें हेल्प किसकी लेनी है, हमें एक कम्प्रिहेंसिव फेडरल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क की हेल्प लेनी है, जिसमें कंप्राइज होंगी आपकी कम्युनिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ फॉर डैम सेफ्टी, वो भी नेशनल और स्टेट लेवल्स पे। कुछ अदर पेंडिंग जो बिल हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड हैं, और जो कि प्रपोज करते हैं करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस को। हालांकि जो हमारा एजेंडा है फ्यूचर फेडरल वाटर गवर्नेंस को लेकर, वो यहीं तक लिमिटेड नहीं है, मतलब उनके पास केवल यही इकलौता इशू नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सेट ऑफ रीजंस हैं कि क्या की चीज़ें हैं, कैसे कैसे किन किन इश्यूज़ पे हमें बात करनी है। कुछ तो है वो तो हम सबको पता है, लेकिन बहुत से हैं जो भी नए नए आए हैं। अब ज़रूरी ये है पे कि आखिर ऐसे ज़रूरत क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, जिससे कि चीज़ें और ऐसे एक कम्प्रिहेंसिव मैनर में निकल के आएँ। इसमें इंक्लूड क्या है, हमें जो हमारा जो इमर्जिंग कंसर्न है एक लॉन्ग टर्म नेशनल वाटर सिक्योरिटी का और सस्टेनेबिलिटी का, और जो रिस्क है हमारा क्लाइमेट चेंज का, और जो भी हमारा ग्रोइंग एनवायरनमेंट चैलेंजेस है जिसमें इंक्लूड है हमारा वाटर पोल्यूशन भी, इन सबको भी ये कंसर्न बताता है कि ये सब भी इमर्जिंग कंसर्न है हमारे लॉन्ग टर्म नेशनल वाटर सिक्योरिटी के। और ये जो चैलेंजेस हैं इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए एक सिस्टमैटिक फेडरल रिस्पांस, जहाँ पे होगा क्या, सेंटर और जो स्टेट है उन दोनों को पार्टनरशिप मोड में आके काम करने की ज़रूरत है। अगर ग्रेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है तो ये साथ ही साथ ये भी बहुत ही क्रूशल है, जिससे कि हम जो करंट नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे अच्छे से बढ़ाएं, चाहे फिर वो प्रोजेक्ट गंगा रिवर रिजुवनेशन का हो, या फिर इनलैंड नेविगेशन, या फिर इंटर बेसिन ट्रांसफ़र का हो। हालांकि जो हमारा वाटर गवर्नेंस है वो एक तरह से स्टेट का एक्सक्लूसिव डोमेन है, जहाँ पे जिसके लिए उनको एक तरह से अलग से पावर्स दी गई हैं, किसके तहत, अंडर द एंट्री 5, जो कि इसमें के करीब आपके इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस भी है। जो एक तरह से रिवर बोर्ड एक्ट 1956 है वो लेजिस्लेट होता है अंडर दी एंट्री 56, जो भी किसी यूज़ का नहीं है। अभी तक इसमें कोई भी रिवर बोर्ड को है क्रिएट नहीं किया गया इस लॉ के तहत, और जो सेंटर का रोल है वो लार्जली लिमिट कर दिया गया है कि वो केवल रिजॉल्व करेगा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को। यही नहीं, साथ ही साथ कुछ चीज़ें और डिटैच कर दी गई हैं कि ट्रिब्यूनल आप बनाओ और छोड़ दो, मतलब हर एक डिस्प्यूट के लिए नया ट्रिब्यूनल लाओ और छोड़ दो। लेकिन अभी ये चीज़ भी करी गई है कि उस ट्रिब्यूनल के अंदर ही हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब आगे क्या है, अगर हम स्टेट का जो भी डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव पावर है उसको अगर हम कंबाइन करते किसके साथ कंबाइन कर दिया जाए, तो भी जो एक कंडीशन आएगी, जो कंडीशन है वो क्रिएट करेगी नए तरह के चैलेंज, जो भी किसके लिए, फेडरल वाटर गवर्नेंस के लिए। जो कंट्री है बहुत ही इल इक्विप्ड है उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, जिसमें कि जो भी हमारे इंक्रीजिंगली फेडरलाइज्ड वाटर हैं, जिससे कि जो परस्यू करेंगे एक तरह से डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी गोल को, इन सबको भी करने के लिए हमारी जो कंट्री बहुत ही इल इक्विप्ड है। इस तरह से जो हमारे स्टेट का अफेयर्स है वो एक तरह से जो बिल है वो बस में बताता है क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
हर एक बिल जो है अपने खुद के एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को बताता है और जो भी प्रोसेस है उनके उनके तहत उनको बताता है कि कैसे हमें क्लोज़र सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को लेके आना है और क्या डिलिब्रेशन रखनी है। और ये जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है और जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो एक तरह से रिलाय है एक्टिव सेंटर स्टेट पार्टिसिपेशन पे ही। अब वहीं जो सेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड मैकेनिज़्म है वो एक तरह से पूरा का पूरा रिस्क ले रही है, फेडरल वाटर गवर्नेंस गैप के बीच का जो रिस्क है उसको भी बियर कर रही है। एक जो मैसिव सेंट्रल असिस्टेंस है जेएमएम के थ्रू, वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है स्टेट के लिए, वो कैसे जो भी इनके बीच का गैप आ रहा है उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। जेएमएम जो है एक तरह से इन्वॉल्व करता है लार्ज स्केल इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र, जिससे कि स्टेट्स को दिया गया है, करीब प्रपोज किया गया है एक आउटले ऑफ ₹3.6 लाख करोड़, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों को साथ में है आने वाले 5 साल तक के लिए, जिससे कि हो गया रूरल एरियाज़ में यूनिवर्सल एक्सेस हो सके सेफ़ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर का। अगर हम नंबर्स की बात करें तो शायद अभी तक का सबसे ज़्यादा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि इतना ज़्यादा अमाउंट दिया गया है। इवन ये जो अमाउंट है ये मनरेगा और पीएमजीएसवाई से भी कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये फेडरेटेड सिस्टम है जिसमें कि कंपैरेबल ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है पावर्स का, ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ों को यूज़ करता है, इन्वेस्ट करता है, जिससे कि हो क्या एक जो वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स है उनको लाया जा सके। एग्जाम्पल के तहत पे यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने जो है प्लान किया था कि वो एक बहुत ही लार्ज इन्वेस्टमेंट को बनाएगा, जिससे कि होगा क्या उसका जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसको डेवलप किया है किसके तहत, किसके अंदर, नेशनल वाटर एक्ट ऑफ 2007 के अंदर, और फाइनली अराइव हुआ है मुरे डार्लिंग अग्रीमेंट पे। और ये जो एक्सपीरियंस है ये सजेस्ट करता है कि जो इंटर गवर्नमेंटल एक ट्रांसफ़र है, जिससे कि क्या होगा बहुत ही अच्छे आउटकम जो है प्रोड्यूस होकर आएंगे जब ये ट्रांसफ़र बिल्ड करेंगे एक आपके बहुत ही फेडरल कॉन्सेंसस को। जो हम बात करें अगर जो भी जेएमएम के अंदर जो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इसी तरह के चीज़ों को लाने के लिए, जिसमें क्या होगा जो स्टेट होगा ड्रॉ करेगा एक डिलिब्रेट चीज़ों को, जिससे कि वो वापस से उन चीज़ों पे काम कर सकेगा जो भी लार्जर स्ट्रक्चर हैं कि फेडरल, जिससे कि फेडरल वाटर गवर्नेंस को बनाया जा सके। और साथ ही साथ जो इंगेजमेंट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल किया जा सकता है जेएम की सक्सेस के लिए। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के डोमेन में आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए उनको इक्विप किया गया है कुछ इंस्टीट्यूशनल चैनल्स के साथ भी, जिससे कि वो क्या है इस पर्पस को फुलफ़िल कर सकें। जो मिशन है उसका मिशन ये है कि हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है जिससे कि फाइनली कुछ फुलफ़िल आउटकम जो है निकल के सामने आए। और कुछ चीज़ों को इंश्योर किया गया है कि जो स्टेट का डोमेन है और उसकी एसेट्स जो फैसिलिटीज़ हैं उनको क्रिएट किया गया है इस मिशन के थ्रू। ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज को जो है मोस्ट क्रिटिकल है हमारे जेएम की सक्सेसफुल के लिए। स्टेट जो है सॉरी ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, एक मिनट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया आई थिंक। हाँ ये रहा। जो कहाँ गया, हम कहाँ पे थे, जेएमएम सेशन। हाँ जो स्टेट है वो आगे जाके कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी था हमें ये स्ट्रेंथ करना अपने इंस्टीट्यूशन को, और जो भी हमारी एक डिलीवरी हो रही है एसेंशियल सर्विसेज के लिए अपनी जनता के लिए वो कितनी हद तक इम्प्रूव हो गई है। वहीं पर जो एक सिम्बायोटिक फ़ेज़ है हमारा जेएमएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको भी प्रोडक्टिव करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो एक एंगेजमेंट हो सके स्टेट के साथ, जिससे कि एक लार्ज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंडा को बनाया जा सके इस मिशन के आगे, इस मिशन का जो गोल है उससे भी कहीं बियॉन्ड जाके। और साथ ही साथ ये डिस्कस भी कर सकता है कि क्या चीज़ें हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल बना सकती हैं, जो अभी हमने 2 बिल की बात करी उनके लिए, और साथ ही साथ एक तरह से एक बहुत ही रोबस्ट फेडरल वाटर गवर्नेंस इकोसिस्टम को भी बढ़ा सकते हैं आगे। ये जो डायलॉग है इसको इस तरह से भी कंसिडर किया जा सकता है कि जो लॉन्ग रिकमेंडेड आइडिया है हमारा, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पार्टनरशिप बिल्डिंग हो सकेगी सेंटर और स्टेट के बीच में लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी गोल्स के लिए। फॉर इंस्टेंस जो सेंटर है वो वर्क कर रहा है स्टेट के साथ, जिससे कि क्या हो एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को बिल्ड किया जा सके, जिससे कि जो भी एक डेटा है वो उसको गैदर किया जा सके, और इस डेटा की नॉलेज से हम कैसे वाटर रिसोर्स को प्रोड्यूस करें उसको जाना जा सके। एक तरह से ये जो है पूरा की फाउंडेशनल नेसेसिटी थी, जिससे कि हम जो ज़्यादातर की फेडरल वाटर गवर्नेंस चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो ये आर्टिकल भी हमने कंप्लीट कर लिया और हमने द इंडियन एक्सप्रेस के दोनों आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।